हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। एक अच्छी खबर से बात शुरू करते हैं। आज सरकार ने स्टूडेंट्स और उनके परेशान पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी, तनाव खत्म कर दिया। इस साल सीबीएसई के 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम्स को रद्द करने का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि बच्चों की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को एग्जाम सेंटर पर आने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं होगा। आज इस मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सीबीएसई के चेयरमैन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए क्योंकि निशंक को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और उन्हें आज ही एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। आधा घंटे की मीटिंग में नरेंद्र मोदी के सामने कई तरह के ऑप्शन रखे गए। ओपन एग्जाम्स का, ऑनलाइन एग्जाम्स का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का, शॉर्ट एग्जाम्स का। लेकिन सब लोगों की बात सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एग्जाम को कैंसिल करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों का भविष्य जरूरी है। 12th का नतीजा बच्चों के भविष्य पर असर डालता है, लेकिन इस समय सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। कोरोना का खतरा है और इस खतरे के माहौल में स्टूडेंट की सेहत और उनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स बहुत परेशान हैं, उनमें बहुत चिंता है और ये लोग बहुत एंजाइटी में हैं और इस चिंता को जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है। इतने तनाव भरे माहौल में बच्चों को एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर को स्टूडेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। खैर, अब सवाल यह है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो रिजल्ट कैसे बनेगा। इसके बारे में बताया गया कि रिजल्ट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के मुताबिक बनाया जाएगा और तय वक्त पर नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सीबीएसई के तहत 12वीं क्लास में कुल 14 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, लेकिन सीबीएसई के अलावा आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स को अगर मिला लें तो कुल मिलाकर करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले थे। लेकिन लगता है कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल होने का असर दूसरे राज्यों के बोर्ड्स पर भी पड़ेगा और राज्य सरकारें इसके बारे में जल्दी फैसला लेंगी और उम्मीद तो यह है कि सभी राज्य सरकारें भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर देंगी, जैसे 10th के एग्जाम कैंसिल किए गए थे। मैं इसे अच्छी बात मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स की और पेरेंट की चिंता को समझा और उसे दूर कर दिया। इसमें ज्यादा देर नहीं लगाई, बहुत ज्यादा इस डिसीजन को पेंडिंग नहीं रखा। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। एग्जाम कैंसिल होने से कोरोना के इन्फेक्शन की फिक्र तो कम हो गई, लेकिन सरकार और बच्चों के लिए एक नई टेंशन क्रिएट हो गई है। असल में 12वीं के नतीजे स्टूडेंट के भविष्य पर असर डालते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12th की मेरिट के नंबर आधार पर होता है। 12th में जो नंबर आते हैं उसके बेसिस पर होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, उन पर भी असर होगा, क्योंकि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज का टेस्ट लेती हैं, उसके साथ साथ 12th की मेरिट को काउंट करती हैं। इसलिए छात्र छात्राओं को इस बात की फिक्र है कि उनका असेसमेंट किस बेसिस पर होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिछले 2-3 साल में उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन वो
अपनी पूरी तैयारी, पूरा फोकस 12th की मेन एग्जाम पर लगाते हैं। उनकी उम्मीदें इससे बंधी होती हैं 12th में जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये चिंता तो है। खैर, फिलहाल सरकार जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक 11th और 12th में स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से 12th की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट में तो सभी पास हो जाएंगे, लेकिन नुकसान उन बच्चों का होगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई की और जो आज शाम तक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि जान है तो जहान है। पहले जान बचाना जरूरी है। एग्जाम, रिजल्ट, नतीजे ये तो जिंदगी भर चलेंगे और ये मुश्किल वक्त है। और मुश्किल वक्त में सब कुछ पहले जैसा हो ऐसा नहीं हो सकता। जब इमरजेंसी होती है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, तो फिर जो फैसले हैं वो भी इमरजेंसी के मुताबिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के मुताबिक होते हैं। इसलिए सरकार ने जो रास्ता निकाला उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि पहले वैक्सीनेशन और फिर एग्जामिनेशन। अब कोशिश है कि इस साल के आखिर तक 18 साल के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। और यह अच्छी खबर भी आज ही आई है। आज बताया गया कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे पास इतनी वैक्सीन डोजेज अवेलेबल होंगी कि हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सके। इस टारगेट को हासिल करने के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। जून से ज्यादा वैक्सीन मिलने लग जाएंगी, 12 करोड़ डोजेस मिलेंगी। लेकिन जुलाई और अगस्त से इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पुतनिक वी को फिलहाल इंपोर्ट किया जा रहा है। कल रात ही स्पुतनिक की 30 लाख डोजेज एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत पहुंची हैं और आते ही 10-20 मिनट के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, इन्हें भेज दिया गया। और स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन हमारे देश में भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त से हमारे यहां जो स्पुतनिक बन रही है उसकी डोजेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। फाइजर से बात लगभग फाइनल स्टेजेस में है, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया जाएगा। वैक्सीन बनाने वाली 2 और कंपनियों से बात भी फाइनल राउंड में है। इसलिए अब इस बात में तो शक नहीं होना चाहिए कि जरूरत के मुताबिक वैक्सीन का इंतजाम तो हो जाएगा। इस साल जब क्रिसमस का वक्त आएगा तब तक इस देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। जब 4 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी तब करीब 60-70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। लेकिन ये सरकार की तरफ से तो पूरा इंतजाम है। मुझे शक इस बात का है कि जितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, क्या उतने लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अवेलेबल होंगे? और यह शक इसलिए है क्योंकि अभी भी बड़े पैमाने पर गांव देहात में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शक है, शुबा है। कल आज की बात में मैंने आपको बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के गांव के इलाके के लोगों की बात सुनवाई थी। ऐसी खबरें और भी राज्यों से थी, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से। और लोगों की बातों से यह बात साफ हो गया था कि लोगों के मन में डर है। कुछ लोग कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाते हैं तो मौत हो जाती है। किसी को लगता था कि वैक्सीन की डोज नपुंसक बना देती है। कुछ लोगों ने कहा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर फिर भी लोगों को कोरोना हो रहा है तो वैसे लगवाने का क्या फायदा। तर्क अलग अलग थे, लेकिन फैसला एक कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब सवाल है कि लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ये बातें कहां से आई। आज मैंने इंडिया टीवी के संवाददाताओं से कहा कि वो पता लगाएं इन अफवाहों का, इस झूठ का सोर्स क्या है, किसने कहा लोगों को, गांव के लोग तो इस तरह का झूठ किसने फैलाया, कहां से आया। तो हमारे रिपोर्टर्स गांव गांव गए और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों के पास फोन पर मैसेज आया कि वैक्सीन लगने से मौत हो जाएगी।
लेकिन इन 2-3 लोगों से बात पूरे के पूरे गांव में फैल गई और एक गांव से दूसरे गांव में और दूसरे से तीसरे में फैल गई और लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार करने लगे। लोगों को डराने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस में डॉक्टर्स की फोटो लगाकर नाम और उनकी डिग्री लिखकर नीचे मैसेज लिखा गया कि बैचलर लोग वैक्सीन ना लगवाएं, अगर वैक्सीन लगवाई तो नपुंसक हो जाएंगे, क्योंकि सरकार वैक्सीन के जरिए जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहती है। एक मैसेज ऐसा मिला जिसमें एक वैज्ञानिक का फोटो लगाया गया, लिखा गया नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने लिखा कि वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल में मर जाएंगे। अब सोचिए, ऐसे मैसेज पढ़ने के बाद डर तो लगेगा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, ऐसी जानकारी मिलने के बाद कौन वैक्सीन लगवाएगा? लेकिन इन लोगों का भंडाफोड़ करना भी जरूरी है, एक्सपोज करना भी जरूरी है, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इन मैसेजेस के पीछे कौन है, कौन है जो इन अफवाहों की जड़ में है। इसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। वैक्सीन को लेकर जितने सवाल आपके मन में हैं, उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर, सबके जाने पहचाने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया होंगे। लेकिन पहले आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसके जरिए गांव के लोगों के मन में डर बैठाया जा रहा है। शुरुआत यूपी से करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया। लक्ष्य है अगले 30 दिन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। उन पेरेंट्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की शुरुआत लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन लखनऊ से सिर्फ 8-10 किलोमीटर दूर अमराई गांव में लोग किसी कीमत पर वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। वजह पूछो तो कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे, मौत हो जाएगी, तो वैक्सीन क्यों लगवाएं, हमें मरना है क्या? यही नहीं लगेगी अगर होगा। अब पूछा गया भाई किसने कहा, कहां से पता चला, तो ज्यादातर लोगों ने कह दिया सुना है। 1-2 लोग मिले जिन्होंने अपना फोन आगे बढ़ा दिया, कहा कि इस फोन में मैसेज आया है और मैसेज बिल्कुल सही है, उस पर उन्हें यकीन था। लखनऊ के ही केजीएमसी में वैक्सीन लगवाने के बाद 100 से ज्यादा डॉक्टर्स बीमार हो गए, ये मैसेज में लिखा था। कोरोना पॉजिटिव हो गए और जिस शख्स के पास ये मैसेज आया था वो कोई बिना पढ़ा लिखा गांव का कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस शख्स का नाम कलीम है और कलीम साहब गांव के प्रधान रह चुके हैं। समझाने बुझाने पर कलीम ये तो कह देते हैं कि जब सारे दोस्त नजदीकी लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो उसके बाद वो भी वैक्सीन की अपनी डोज लगवाएंगे। हालांकि गांव में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सरकार जागरूकता अभियान चलाए तो हो सकता है कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो डर है, जो खौफ है, वो खत्म हो जाए। व्हाट्सएप मेरे पास एक आया है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए केजीएमसी का पूरा दिया है इसमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि केजीएमसी के 100 से ज्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं और इनमें से अधिकांश लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। आपको लगता है क्या शाह भाई कि गांव में इन सब व्हाट्सएप का भी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा है, इससे बहुत असर होता है। इसके लिए अगर वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं सबके लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो यहाँ कैंप लगवाए। एक फोटो एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने भेजा कि उनसे मेरी बात चल रही थी, उनके एक्चुअली हम काउंसलिंग कर रहे थे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगवा लो ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज के 100 डॉक्टरों ने लगवाई थी, दोनों डोज लेने के बाद भी वो संक्रमित हो गए, तो वैक्सीन लेने का क्या फ़ायदा है, ये वो। क्या वही SMS व्हाट्सएप आपके पास भी है? जी वही है, फिलहाल तो वही है। और लिखा है उसमें ये है कि केजीएमयू के 100 से ज़्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित, इनमें से अधिकांश लोग ले चुके थे वैक्सीन की दोनों डोज। ऐसे SMS, ऐसे व्हाट्सएप और ऐसे सर्कुलेशन से लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है, वो वैक्सीनेशन से डरते हैं। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग लगवाना चाह भी रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर आ जाती है, ऐसा कोई व्हाट्सएप या और भी सोशल मीडिया के थ्रू जो खबरें आती हैं, उससे लोग थोड़ा पीछे हटते हैं, डरते हैं।
हालांकि गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं कि उनके पास जो मैसेज आए हैं उन मैसेज से डर बैठ गया है और अब वैक्सीन लगवाने की हिम्मत नहीं हो रही। कलीम भाई, आप गांव के पहले प्रधान भी रह चुके हैं जी। क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? सर अभी नहीं कराया है, मगर ये हम लोग हमारे दोस्त लोग ये जब कराएंगे इसके बाद हम भी थोड़ा हिम्मत करेंगे, तो कि डरे हुए हम भी थोड़ा ये व्हाट्सएप देख के तब ये लोग जब करा लेंगे, कल इनका है, इसके बाद अगली डेट जो हमको मिलेगी हम करा लेंगे। तो पहले दोस्त लोग करा लेंगे, डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कराएंगे। जी। डर किस बात का है कलीम भाई? ये व्हाट्सएप पे चल रहा है कि लगाने के बाद ये दिक्कतें आ रही है, तो थोड़ा सा अंदर से भी डर बना हुआ है। ये डर जैसे खत्म हो जाएगा तो ये लोग जैसे करा लेंगे तो डर हम मतलब खत्म हो जाएगा हमारा भी, तो हम भी करा लेंगे। आप तो लेकिन हंस हैं, लंबे चौड़े हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, अंदर से डर बना हुआ है। जी। आपके पास भी वही व्हाट्सएप सर्कुलेशन में आ रखा है? व्हाट्सएप हमारे पास भी है, और भी इसके अलावा भी और कई हाँ और भी ये तो ये है, मतलब और भी कई ऐसे आए हैं कि लोग बताए इन्होंने लगाया, उनके साथ ये हादसा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा डर बना हुआ है कि लगाने के 2 साल के बाद आदमी जीवित नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा से डर बसा हुआ है। दहशत आ गई मन में? जी, मन में दहशत है। आप कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर करने जाए? अब ये जो हमारे साथी लोग लगवाएंगे फिर हम भी लगवाएंगे, तो हम लोगों से और आगे कहेंगे कि वो लोग भी जो है वैक्सीन लगवाएं। अमित भाई, आपने वैक्सीनेशन करवाया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं सर कराया। कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। अब यही लोग हम लोग पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं थोड़ा सा वैक्सीन बहुत से मतलब अधिकारी रेंज के, डॉक्टर रेंज के जिन्होंने लगवा चुके हैं वो फिर से संक्रमित हो गए हैं, जिनकी संक्रमित होने की वजह से उनकी जानें चली गई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को डर बना हुआ है कि हम लोग अभी थोड़ा रुक के कराएंगे। अगर आम तौर से लगेगा अगर कैंप, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। जब जरूरी हो जाएगी तो लगवाना अनिवार्य है, फिर उसको लगवाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मन में डर है या खत्म हुआ है कुछ? नहीं, डर तो बना हुआ है। डर कहाँ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, कोरोना की महामारी चल रही है, तो इस वजह से डर तो अंदर बना ही हुआ है कि किसी तरह हम लोग इस चीज़ से बच जाएं, कोई मेडिसिन न लेनी पड़े। और अगर स्वस्थ हैं और लेते हैं उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो इस वजह से थोड़ी सी तो अंदर से हिम्मत। अब सोचिए, लोगों को कोरोना का डर नहीं है, वैक्सीन का डर है। ये सही है कि वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद केजीएमयू के बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो ठीक भी हो गए, उनकी जान बची वैक्सीन की वजह से। अगर डॉक्टर्स ने वैक्सीन की डोज नहीं ली होती तो वो गंभीर खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ये कोई बात नहीं जानता। ये कोई नहीं मानता कि वैक्सीन लगवाई थी डॉक्टर्स ने, इसलिए कोरोना का वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये बात गांव के लोगों को बताई नहीं जाती। अगर ये बात लोगों को बताई जाती तो शायद गांव के बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हो जाते। वैक्सीन को लेकर झूठ का एक और सबूत दिखाता हूं आपको। कल मैंने आपको भोपाल के आसपास के गांव के लोगों की बात सुनवाई थी। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि कोरोना का टीका इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि वैक्सीन लोगों को नपुंसक बना देती है। अब हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वैक्सीन के असर का यह एंगल कहां से आया, तो हैरान करने वाला सच सामने आया। लोगों के पास एक मैसेज आया था जिसमें डॉक्टर्स की फोटो लगाकर नाम और डिग्री लिखकर दावा किया गया था कि 18 साल से ऊपर के लोग जिनकी शादी नहीं हुई, अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो वो कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, वो कभी संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। सोचिए, जब फोटो, नाम और डिग्री के साथ डॉक्टर के नाम के साथ दावा किया जाए तो लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे। और डॉक्टर भी एक जगह के नहीं थे। अफवाह फैलाने के लिए जिस फर्जी दावे का सहारा लिया गया उसमें जिन डॉक्टर्स की फोटो लगाई गई वो 5 फोटोज हैं। इनमें दिल्ली, औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई के डॉक्टर्स के नाम हैं। इन्हें मेडिकल एक्टिविस्ट कहा गया और इस मैसेज में इन सभी डॉक्टर्स का हवाला देकर कहा गया कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लड़का या लड़की अगर कोरोना का टीका लगाते हैं तो लड़का बाप नहीं बन पाएगा और लड़की बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी। आप सोचिए, इस मैसेज से कितना नुकसान हुआ, कितनी गलतफहमी फैली, बेसिर पैर की अफवाह, लेकिन इसने कितने लोगों में वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। लेकिन आज हमने इस मैसेज की पड़ताल के दौरान इन सभी डॉक्टर्स को ट्रेस करने की कोशिश की। कौन है ये डॉक्टर जिन्होंने ये बात कही थी? इनमें से 2 डॉक्टर कैमरे के सामने आए। हम तो डॉक्टर के पास ये सोचकर गए थे कि वो भी अपने नाम पर फैलाई जा रही अफवाह को देखकर हैरान हो जाएंगे, इसको खारिज करेंगे, डिनाई करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की बात सुनकर हमारे रिपोर्टर्स हैरान रह गए। डॉक्टर साहब को मैसेज के बारे में पहले से पता था। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया,
डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी फोटो उनकी परमिशन के बिना लगाई गई, ये तो ठीक है। इस मैसेज में दावा किया गया वो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर है। कि जो न्यूज़ आपकी तरफ से और मुझे 2 महीने पहले व्हाट्सएप पे ही आई थी कि हमारे नाम से हमारे फोटोज यूज़ करके, मेरे से और भी कोई डॉक्टर्स हैं, इनके फोटोज यूज़ करके एक न्यूज़ जो है कि टीका लेने के बाद में इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंसी वाली, ये हाफ न्यूज़ और इम्प्रॉपर न्यूज़ जो दी गई है, इसको हमारा समर्थन नहीं है। कंप्लीट न्यूज़, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए। पूरा डाटा जो है टीके के एक्सपेरिमेंटल जो चल रहा है गवर्नमेंट का, इसका डाटा, इसकी इंफॉर्मेशन सरकार ने देनी चाहिए। वो जो फोटो है वो हमारे परमिशन के बगैर यूज़ किया गया है और इसको हमें ही व्हाट्सएप के जरिए पता चले कि ऐसी कोई फोटो पोस्ट हमारी वायरल हो रही है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेटिव नहीं है, हाफ नॉलेज है और फॉल्सली एक्यूजिंग हमको करते हुए नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं और इनका जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपको सब चेहरे से जानते हैं, आपको सब आजकल पहचानते हैं और आपकी बात का बहुत भरोसा करते हैं। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमको गांवों से मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, जहां पर लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसने टीका लगवाया उसकी मौत हो गई, तो हम मरने के लिए टीका थोड़ी लगवाएंगे। तो क्या कहें ऐसे लोगों को, कैसे समझाएं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुख की बात है और हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के अगेंस्ट और एक लड़ाई लड़ रहे हैं इन्फोडेमिक के अगेंस्ट, जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये एक बहुत दुख की बात है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें ये क्लियर दिखाई देता है, और जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उन लोगों को माइल्ड कोविड हुआ, वो जल्दी से ठीक हुए, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे कई कारणवश से, उनको ज्यादा सिवियर परसेंटेज वाइज ज्यादा सिवियर कोविड हुआ। तो ये डेटा जो है ये तो साइंटिफिक डोमेन में है, आईसीएमआर का भी डेटा यही दिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, और आपको आगे जाके सिवियर अगर कोविड हुआ तो तब आप पछताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन जो है उसकी ट्रायल जो हुई है, और अब हम देखें तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई है। दुनिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिससे इसके कारण डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, या जैसे आपने कहा कि किसी की मर्दानगी को फर्क पड़ रहा है। और ये सारी जो स्टडीज हैं ये साइंटिफिक बेसिस पे भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में की गई है। इसलिए जो अफवाहें हैं इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डेटा है, लेकिन वही है कि जो सोशल मीडिया में एक दफा व्हाट्सएप हो गया तो लोग उसी को मानने शुरू कर देते हैं और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको भूल जाते हैं। एक डॉक्टर साहब साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर, उनका नाम लिख के ये कहा कि उन्होंने कहा कि आज जो वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल बाद मर जाएगा। हमने चेक किया, बात गलत थी, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन लोग उसको बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा था जिसका एक शुरू में लोगों को डर था, जो हम कहते हैं कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इनहैंसमेंट, कि वैक्सीन के बाद अगर आपकी जो है इन्फेक्शन हो तो कभी कभी कुछ वैक्सीन में ये डर होता है कि आपकी एंटीबॉडीज इतनी नहीं बनी, और अगर आपको कोविड हुआ तो वो एंटीबॉडीज पूरी तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए शुरू में बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया जो वैक्सीन की फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स हुई थी, और सारी वैक्सीन में ये देखा गया कि ये जो वैक्सीन डिपेंडेंट एनहांसमेंट है जिसके बारे में उनका नाम लिया गया है, ये नहीं होती है, और ये अब जो है सब लोग मानते हैं कि ये कोई इशू नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको कोई सेंसेशनल न्यूज करनी है तो वही लोग करते हैं कि हम सोशल मीडिया में ऐसी खबर फैला दें जिससे लोगों में भय हो जाए, डर हो जाए, जबकि ये इस न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और शक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके जरिए हम लोगों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ने 2 डोज लगवा ली उसके बाद भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की डेथ हो गई।
ये बात भी सही नहीं है अगर हम पूरा डेटा देखें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन से हम दो चीजें कहते हैं, क्योंकि वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, और ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों के बीच में अंतर समझें। अगर आपने वैक्सीन लगाई और दोनों शॉट्स लगाए, उसके 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए तो हो सकता है कि आपके नाक और गले में वायरस आ जाए कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए मल्टीप्लाई भी करे, वहां पे बढ़े भी, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं वो इस वायरस के साथ लड़ेंगे और वायरस को आगे नहीं फैलने देंगे, और आपको ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ्स नहीं होंगी। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इन्फेक्शियस हो सकते हैं, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो सकता है। तो जो वैक्सीन है वो ज्यादातर डिजीज को आपको प्रिवेंट करती है, माइल्ड और या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि मैंने कोविड वैक्सीन लगाई और उसके बाद मुझे फिर कोरोना हो गया। तो कोरोना आपको हो सकता है लेकिन माइल्ड बीमारी होगी। दूसरा चीज ये समझना है कि हम वैक्सीन की जब बात करते हैं तो हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वैक्सीन की 100% एफिकेसी है, हम कहते हैं 80 to 90% एफिकेसी है। 8-10% ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई और उनको फिर भी सीवियर डिजीज हुआ। लेकिन अगर हम ज्यादा आंकड़ों की बात करें, ज्यादा सारे लोगों की बात करें, तो 80 to 90% लोगों में प्रोटेक्शन है, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए 1-2 लोगों का वाकया देके कि इनको हो गया इसलिए सारों को हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर साहब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह लोग देते हैं, वो है हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर के अग्रवाल का। बड़ी अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई, तो उनके बारे में लोग लिखते हैं कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, सावधानी रखते थे, फिर भी उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कई कारण हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको सीवियर कोविड हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके अलावा इतने और डॉक्टरों ने, लाखों जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, हमारे इंस्टीट्यूट में कई बहुत ज्यादा डॉक्टरों ने वैक्सीन लगाया और उनको कोविड नहीं हुआ, वो कोविड हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है, ओपीडी में भी बैठ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए जब हम इसकी किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक व्यक्ति के कारण और सारे व्यक्तियों को भी कोविड हुआ है। यह दुख की बात है कि कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको हुआ और उनकी जान गई, लेकिन ऐसे भी कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड हुआ और वो बिल्कुल माइल्ड डिजीज से बाहर आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोविड हो सकता है लेकिन वो माइल्ड होगा और उसमें ठीक हो जाएंगे, और चूंकि 90% एफिकेसी है तो रेयर केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, शहरों में तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बहुत तैयार हैं, क्योंकि यहां लोगों ने डर देखा है, मौत देखी है, खौफ देखा है, लेकिन यहां पर वैक्सीन की कमी रोज महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो अब हम ये देख रहे हैं कि शहरों में जो हम पहले कहते थे वैक्सीन हेजिटेंसी, वो बदल के वैक्सीन ईगरनेस हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। अब हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन तो सब लोगों को लगनी चाहिए, लेकिन सारों को एक दिन पे वैक्सीन तो लग नहीं सकती। हम 100 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन तो नहीं लगा सकते, इसलिए उसको एक स्टैगर्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम कर सकते हैं कि जिसको कुछ लोगों को आज मिले वैक्सीन, कुछ लोगों को हो सकता है 3-4 हफ्ते बाद वैक्सीन मिले, और उसकी इस मैकेनिज्म भी ऐसे बनाना पड़ेगा कि सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस हो जाए। अभी हम ये देखते हैं कि कुछ हद तक जो वैक्सीन की सप्लाई है वो डिमांड के हिसाब से कम है। उम्मीद यही की जाती है कि जुलाई के महीने में सप्लाई और बढ़ जाएगी और डिमांड को हम मीट कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वैक्सीन का जो प्रोग्राम है जितने आगे लेके जाना चाहिए। शहरों में ही नहीं, गांव में वैक्सीन लगानी चाहिए, और स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को रीच आउट करके वैक्सीन लगाएं। उसमें अगर कोई भय है, कोई शक है, तो उसको हम दूर करें, और ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम आगे जाके उनको वैक्सीन के लिए फैसिलिटेट करें, ये ना कहें कि आप आके वैक्सीन लगाएं। शक तो डॉक्टर साहब लोग ऐसे करते हैं कि आश्चर्य हो जाता है। जैसे लोगों को कहा कि देखिए दिल्ली में वैक्सीनेशन हुआ, बढ़ा, इसलिए अब केसेस कम होने लगे हैं, लॉकडाउन का असर हुआ है। लोग कहते हैं क्या वाकई में केसेस कम हो रहे हैं? ये टेस्ट कम करके तो नहीं दिखाया जा रहा? नहीं, ये बात सही नहीं है। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे। और अगर हम हॉस्पिटल का डेटा देखें, आप चाहो टेस्ट की बात ना करें, आप हॉस्पिटल का डेटा देखो, तो हॉस्पिटल में जितने पहले बेड कोविड के लिए भरे हुए थे
वो ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं। कई हॉस्पिटल्स के कई जो वार्ड्स थे जहां पे हम कोविड एडमिट कर रहे थे वो खाली हो गए, उन्होंने वार्ड्स अपने नॉन कोविड के लिए शुरू कर दिए हैं। तो अगर हम टेस्ट का पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपल हॉस्पिटल का डेटा देख सकते हैं जो सारे हॉस्पिटल्स में है, और हम देख सकते हैं कि हर हफ्ते कितने कोविड के एडमिशंस हुए, हर हफ्ते कितने बेड्स खाली हुए कोविड वार्ड में। और आप ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते में एकदम जो है बेड्स जो है वो खाली होने लगे हैं। कुछ हद तक आईसीयू में अभी भी पेशेंट्स हैं, वो वहां पे थोड़ा बहुत रश है क्योंकि आईसीयू वाले पेशेंट जो है वो कुछ लंबे टाइम के लिए रहते हैं, उनका टर्नओवर है जो स्लो थोड़ा आस्था रहता है। जी, आज ही मैंने लोकनायक हॉस्पिटल की लिस्ट देखी है, वहां करीब 700 बेड खाली हैं। तो पहले तो एक भी बेड नहीं मिलता था। एक खबर और है, जो खबर तो क्या है, अफवाह है। लोग कहते हैं कि मरने वालों की संख्या को अलग अलग राज्य कम करके बताते हैं। ये बात भी सही नहीं है क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो है वो कोविड नेगेटिव होने के बाद भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि पेशेंट्स को कोविड हुआ, नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और उनकी डेथ होगी और वो नॉन कोविड में मानी जाती है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप डेथ्स छिपाई जा रही हैं। और मेरा तो एक और मानना है कि अगर हम डेथ्स की बात करें तो हमारे पास पिछले 4-5 साल के आंकड़े हैं कि हर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कि हर महीने एवरेज में कितनी डेथ्स होती हैं हर एक स्टेट में। हम वो वाला पुराना वाला डेटा देख के अब वाला डेटा देख सकते हैं कि अब कितनी एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं, और हम ये देख सकते हैं कि उसमें से कितने कोविड की हुई हैं, जिससे पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें एवरेज पता है कि नॉन कोविड डेथ्स कितनी होती थी पिछले 2 साल में, 3 साल में, उसका डेटा देख के आइडिया हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि ये पहले भी किया गया था फर्स्ट वेव के बाद, और इसमें ये देखा गया था कि दोनों में कोई अंतर नहीं था, जितना रिपोर्ट किया जा रहा था उतना ही जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेथ्स भी रिपोर्ट की जा रही थी। जी, फर्स्ट वेव और थर्ड वेव की तो बात हमने की है। एक आजकल बहुत मैसेज वायरल हो रहा है, वो है थर्ड वेव का, कि बिल्कुल खतरा है और थर्ड वेव होगी तो बस लाखों लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी को बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या वाकई में थर्ड वेव का कोई खतरा हमारे सिर पर है? देखिए, अगर थर्ड वेव का जो खतरा है वो हम लोगों पे ही निर्भर है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव जो है वो दूसरी वेव से ज्यादा भयानक हो सकती है। दूसरी वेव जितनी भयानक थी उतनी अगली वेव नहीं होगी। लेकिन अगर हमने थर्ड वेव को रोकना है या उसको बिल्कुल कम करना है तो वो हम सब पे निर्भर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, जब भी बाहर जाएंगे मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, और हम भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, ऐसे फंक्शंस नहीं करेंगे जहां पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं, तो अपने आप वायरस नहीं फैल पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर हम ये कुछ महीनों के लिए करते हैं और तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो जाती है, तो हम ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ पे अच्छी इम्यूनिटी आ गई है और हमारे थर्ड वेव जो है वो इतनी भयानक नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। इसलिए हम सब लोगों पे ये निर्भर करता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और कुछ हद तक ये अपना पेशेंस रखें कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, कोई पार्टीज फंक्शंस नहीं करेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को कम करेंगे और वैक्सीन आगे प्रमोट करेंगे, तो अगले 3-4 हफ्तों में हमारी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है। इसलिए अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें तो थर्ड वेव जो है उसको हम रोक सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। जब लोगों को समझाते हैं कि वैक्सीनेशन असली रास्ता है, इससे ही निकलेगा और तब तक बिहेवियर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि इस बात की चर्चा है कि थर्ड वेव हमारे बच्चों को बुरी तरह हिट करेगी, और बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन है नहीं। जब थर्ड वेव आएगी तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे, उनको कैसे बचाएंगे? तो अगर हम आंकड़े देखें पहली वेव की, दूसरी वेव की और ग्लोबल डेटा देखें, तो उसमें ये क्लियर है कि बच्चों में, स्पेशली जो चिल्ड्रन है या एडोलेसेंट्स हैं, उनमें कोविड जो है बहुत माइल्ड होता है। हमारे यहाँ भी हमने जो डेटा देखा है सेकेंड वेव का भी, उसमें जो बच्चे जो एडमिट हुए या जिनको सीरियस कोविड हुआ वो वही थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी। किसी को कैंसर था साथ में, या किसी को और दवाई ले रहे थे जिसकी उसकी बच्चे की इम्यूनिटी कम थी और इसलिए उनको सीवियर कोविड हुआ। हेल्दी बच्चों में कोविड नॉर्मली माइल्ड होता है और वो बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं। इसलिए अगर हमने पिछले वेव्स में ऐसा नहीं देखा
तो मेरा यह मानना है कि आगे वाले वेव्स में भी कोविड जो है वो माइल्ड ही होगा बच्चों में, वायरस तो वही है। सिर्फ ये जो बात है, ये कुछ लोग जो कहते हैं कि अभी तक बच्चे बच के रहे हैं, स्कूल बंद रहे हैं, और आस्ता आस्ता अगर स्कूल खुलेंगे या अनलॉकिंग होगा तो हो सकता है कि बच्चों में एक्सपोजर हो और उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि उन पे वैक्सीन नहीं लग रही, लेकिन अगर उनमें इन्फेक्शन भी होगा तो वो माइल्ड होगा, और इसलिए ये कहना कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस कोविड होगा वो शायद साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, जितनी भी र्यूमर्स हम सुन रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज सुन रहे थे, सबके बारे में मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन लिया और आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपकी बात लोगों के दिल तक जाएगी, ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे से समझा दिया वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन से कितना फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। 100 करोड़ लोगों को दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है। बहुत कम एग्जाम्पल हैं जहां किसी की मौत हुई हो। कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जैसे किसी को नपुंसकता हो गई हो। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी समझाया कि थर्ड वेव नहीं आएगी, इसका खतरा इतना बड़ा नहीं होगा अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे, और इस साल के आखिर तक हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। अब वैक्सीनेशन होने से क्या फायदा होता है, इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले मुल्कों में ब्राजील शामिल है। ब्राजील का एक शहर है सेरेना, यहां पर सारे एडल्ट्स को वैक्सीन लगा दी गई है। नतीजा यह हुआ कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में 95% की गिरावट आई। यहां होने वाले इंफेक्शन के केसेस में 80% की गिरावट आई। यह अलग बात है कि छोटा सा शहर है, सेरेना की कुल आबादी 45,000 है। हम तो ऐसे छोटे शहर की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां के लोगों को चीन की सिनेवैक नाम की वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल अपने देश का देता हूं, दिल्ली का। करीब 2 करोड़ लोग यहां रहते हैं। इनमें से अब तक 54 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो लॉकडाउन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन का असर यह हुआ कि 30 अप्रैल को दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल लोकनायक में आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं था। ऑक्सीजन वाला एक भी बेड उपलब्ध नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों में, एम्बुलेंसेस में कोरोना के पेशेंट तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, लोग परेशान थे। आज ठीक 1 महीने बाद इस हॉस्पिटल में 700 से ज्यादा आईसीयू बेड खाली हैं। इस बात का जिक्र डॉक्टर गुलेरिया भी कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने 1 महीने बाद ऐसे दिन देखे हैं जब कोरोना का एक भी सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आया। और यह हाल दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स का है। मेरे पास सबकी फिगर्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसमें वैक्सीन का बड़ा रोल है। 19 अप्रैल को दिल्ली शहर में कोरोना से 448 लोगों की मौत हुई थी। अब 1 जून को पिछले 24 घंटों में 62 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें कोरोना से हुई हैं। आज की तारीख में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम आ गया है, 0.99%। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक ब्राजील का और एक दिल्ली का, ये बताने के लिए कि वैक्सीनेशन से इंफेक्शन के केसेस कम होते हैं, मरने वालों की संख्या कम होती है। अगर इंफेक्शन हो जाए तो यह गंभीर नहीं होता, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाएं, और जब सबको वैक्सीन लग जाएगी तभी जाकर हालात नॉर्मल हो पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, सीरम इंस्टीट्यूट इस महीने के आखिर तक कोविशील्ड की 10 करोड़ डोजेस देगा जून में, और रूस में बनी स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज कल रात भारत आ गई हैं। इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है और भारत में स्पुतनिक की 85 करोड़ डोज बनाई जाएंगी। और आज सेंट्रल ड्रग लैब ने भारत में बनी स्पुतनिक वैक्सीन के फर्स्ट बैच को क्लियरेंस दे दिया। स्पुतनिक के पहले बैच का प्रोडक्शन हेट्रो ड्रग्स नाम की इंडियन कंपनी ने किया है।
हेट्रोड्रग्स उन 6 इंडियन कंपनीज में से एक है जिसे स्पुतनिक वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिल गया है। एक और अच्छी खबर यह आई कि कोरोना के इलाज की नई मेडिसिन भी मार्केट में आ रही है। अमेरिकन कंपनी एली लिली की इंडियन यूनिट ने कहा कि उसे भारत में इलाज के लिए एंटीबॉडी ड्रग्स के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है और इस दवा को माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स वाले कोरोना पेशेंट पर यूज किया जा सकेगा। इस दवा के इस्तेमाल में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे मरीज की उम्र 12 साल से कम ना हो, उसका वजन 40 किलो होना चाहिए कम से कम। इनका इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जा सकेगा जो आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए हों और जैसा मैंने पहले बताया कि ये माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले मरीजों पर ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई रिस्क वाले पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़ी हो। इस दवा से पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। अमेरिका में इस दवाई का इस्तेमाल काफी पहले से हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोरोना की दवा को लेकर एक और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में आज से रोर्स कंपनी की मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू हुआ। स्विस कंपनी रोर्स की इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल भी माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले कोरोना पेशेंट पर किया जाएगा। एक डोज की कीमत है 59,750 रुपए, करीब 60,000 रुपए आप कह सकते हैं। अब कोरोना की वैक्सीन की कमी दूर हो रही है, कोरोना की दवाएं भी मार्केट में आ रही हैं, मरीजों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के कुल 1,27,000 केसेस आए। दिल्ली का मैंने आपको बताया 650 से कम केसेस मिले। अगर यही ट्रेंड रहा तो उम्मीद है कि 10 जून तक 24 घंटों में मिलने वाले मरीजों की फिगर 50,000 से कम हो जाएगी। इसके बाद कोरोना के थर्ड वेव का डर, जैसे कुछ देर पहले डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो फिर थर्ड वेव से डरने की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्या लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? क्या लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलते हैं? इसका जवाब आपको कुछ तस्वीरें देखकर मिलेगा। जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बंद किया जा रहा है, यानी अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। यूपी के 61 जिलों में भी आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। अनलॉक होने के बाद भी स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सब्जी मंडियां खुलेंगी, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों में एक समय में सिर्फ 5 लोगों को जाने की परमिशन है। लेकिन धार्मिक स्थानों में आज जो भीड़ जुटी उससे काफी चिंता हुई, परेशान करने वाली है। आज वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर 45 दिन के बाद दर्शन के लिए खुला। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। दर्शन के लिए लोग आए। लोगों ने चेहरे पर मास्क तो लगाए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल ख्याल नहीं था। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लोग आधार कार्ड दिखाकर दर्शन कर सकते हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कोरोना की लहर कमजोर होने के बाद जिन जिलों में केसेस कम है वहां पर आज अनलॉक के तहत ढील दी गई है और इसी कड़ी में आज हम वृंदावन हैं जहां मंदिर के कपाट खुले हैं। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं। हम पानीपत से आए हैं। तो आपको नहीं लगा कि इस पूरे सिनेरियो में जहाँ हर कोई डरा हुआ है, आज यहाँ आना जरूरी था या ना आते? हाँ, नहीं, एक्चुअली हम कनाडा में रहते हैं, तो हमारी फ्लाइट थी नेक्स्ट वीक। तो हमें था कि फ्लाइट से पहले हम ठाकुर जी को माथा टेक लें। मास्क सबने लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिस शब्द का इस्तेमाल है वो शायद यहाँ नहीं है और ये तस्वीरें इसलिए थोड़ा ज्यादा डरा रही
रही हैं, क्योंकि कोरोना की लहर अभी कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं, भोग लग रहा है। भोग लगने के बाद द्वार खोले जाएंगे, लेकिन उससे पहले भक्तों की कतार है। वो लाइन आपने देखी, ये बिना लाइन के कुछ भक्त यहाँ खड़े हैं, और दूसरे गेट की लाइन में आपको दिखा दूं जरा। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये गली है, यहाँ पर आपको दूसरी कतार दिखाई देगी, जो आप देखिए पीछे चलती चली जा रही है। भीड़ जबरदस्त है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भक्त नजर आएंगे। ये अनलॉक के तहत आज यहां मंदिर के बाहर लंबी कतारों की तस्वीर है, जहां मास्क तो है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मुझे लगता है ये तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। भगवान की भक्ति एक तरफ है, लेकिन ऐसे वक्त में, कोरोना के काल में, क्या इंतजार नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर का आज 51 दिन बाद उसके कपाट खोले गए। मंदिर खुलते ही मां के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए इतने लोग पहुंच गए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना संभव ही नहीं रहा। अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे, और ऐसे भी लोग दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की कड़ाई कम हुई। मुंबई में दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन तमाम तरह की अपील के बाद बाजारों में जबरदस्त भीड़ निकली। मुंबई के दादर मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। लोग खरीदारी करने बाजार पहुंचे, लेकिन खरीदारी के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियम भूल गए, और कुछ लोगों ने मास्क लगाने में भी लापरवाही की। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में तो बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने कोरोना प्रोटोकॉल को सरेआम तोड़ा। महेश लांडगे की बेटी की शादी 6 जून को होनी है। परंपरा के मुताबिक विधायक महेश लांडगे को आम की एक टहनी तोड़कर लानी थी। आम की इस टहनी से शादी का मंडप सजाया जाना था। रस्म निभाने के लिए विधायक जी ने बैंड बाजा बुला लिया। परिवार, रिश्तेदार और जान पहचान वालों की भीड़ जमा हो गई। बैंड की धुन पर सैकड़ों लोगों ने बिना मास्क के डांस किया। रस्म निभाने के नाम पर सरेआम कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ी गई। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन करने के आरोप में केस दर्ज किया। अगर मंदिरों में ऐसी लापरवाही होगी, अगर विधायक इस तरह की बेपरवाही करेंगे, तो कोरोना के थर्ड वेव से कैसे बचेंगे? सरकार भले वैक्सीन का इंतजाम कर ले, लेकिन अगर लोग खतरे को बुलाएंगे तो सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। पंजाब में अगले साल असेंबली के चुनाव होने हैं। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंटरनल फाइट से जूझ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अपनी तकरार को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या क्या करारे बाण चलाए। पंजाब में कांग्रेस में हो रही गुटबाजी की खबरें कई दिन से आ रही हैं। अब हालत यह हो गई कि जिस कांग्रेस हाईकमान का पूरा फोकस अगले साल होने वाले चुनाव पर होना था, वो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने में लगा है। दिल्ली में आज मीटिंग का दौर चला। 3 मेंबर्स की कमेटी ने कांग्रेस के 28 विधायकों से 1-to-1 बात की। पंजाब के 6 कांग्रेस एमपी से भी बात की गई, उनकी राय ली गई। और आज कमेटी ने पार्टी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे बड़े विरोधी, खुले तौर पर बगावत करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात की। सिद्धू ने करीब 2 घंटे तक कमेटी के सामने डिटेल में अपने तर्क रखे और बाहर आकर कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को सारी बातें बता दी हैं। सिद्धू ने कहा वो पंजाब के ग्रासरूट की आवाज आला कमान तक पहुंचाने आए थे, और सिद्धू ने कहा कि पंजाब को जिताना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। पंजाब जीतेगा, पंजाब में जीतेगी, ये उन्होंने कहा। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, और यह कमेटी पंजाब के एमएलए से 1-to-1 मिलेगी, उनकी बात सुन रही है। कल 25 विधायकों ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी। हाईकमान के बुलावे पे
उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं, और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। सिद्धू आप जानते हैं बोलने में बहुत तेज हैं, और इसी बोलने की तेजी की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की लड़ाई काफी दिन से चल रही है। हरीश रावत ने सुलझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अब हालत यह हो गई कि एक गुट कैप्टन के साथ है और काफी विधायक सिद्धू के साथ हैं। कांग्रेस के जो भी नेता कैप्टन को हटाना चाहते हैं, वो सिद्धू को आगे कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो सिद्धू के फॉलोअर हों, और पार्टी हाईकमान का कहना है कि अगले साल चुनाव है, सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगता है कि बाकी लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन सिद्धू को साथ लेकर चलना तो संभव नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।